हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय अदर टर्म्स। तो उसमें हमने एक प्रेशर लिया था और एक एंगल ऑफ रोटेशन लिया था। नाउ आज हम लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, मतलब टाइट्रेशन वाला। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नाउ यहाँ पर क्या, ये टाइट्रेशन वाला पार्ट यूज किया जाएगा इसमें। तो जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है HCl, ठीक है, और वो कुछ प्रोडक्ट दे रहा है बी एंड सी। अब अगर हम यहाँ पर NaOH को रिएजेंट लें, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, ये तो रिएक्शन हो ही रही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर हम इसमें NaOH डालकर अगर चेक करें, तो देखो NaOH जो है वो क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड।
ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पर HCl के मोल्स हमारे पास ए हैं और टी टाइम के बाद HCl के मोल्स मान लो हो गए ए माइनस। तो NaOH का वॉल्यूम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा या कुछ टाइम बाद ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? हमें पता है कि यार HCl के मोल्स और NaOH के मोल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अब NaOH के मोल्स क्या होंगे, तो इसकी ऑब्वियसली मोलरिटी कुछ होगी, ठीक है, मान लो 1 मोल आ रहा है एंड वॉल्यूम VmL, ठीक है। तो अब ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम जो है NaOH के क्या हो गए, मोल्स हो गए ना, ठीक है। सो मोलरिटी इज 1 इंटू वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए और बाद में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, बाद में नंबर ऑफ मोल्स, अभी स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम V1 है, बाद में वॉल्यूम V2 है, तो बाद में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, V आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यार V1 जो है उसकी वैल्यू V2 से ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं यार कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मोल्स ज्यादा है HCl के, तो NaOH के मोल्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। अगर NaOH के मोल्स ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ना, और कुछ टाइम बाद HCl के मोल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो मोल्स के लिए लेस मोल्स ऑफ HCl के लिए NaOH के भी क्या है, मोल्स रिक्वायर्ड हैं, तो NaOH का वॉल्यूम भी लेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो है यही देते हैं। तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के। तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट is directly proportional to number of moles of substance with which reagent is reacting, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि रिएजेंट जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएजेंट जिससे भी रिएक्ट कर रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन से ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया रिएक्शन A gives B plus C, ठीक है, एंड इस रिएक्शन में हमें अलग अलग टाइम पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है। तो इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है V1 और टी टाइम पर दिया वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट V2, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि रिएजेंट रिएक्ट्स विद A ओनली, ठीक है। हमें क्वेश्चन में जस्ट ये दिया है कि यार रिएजेंट जो है वो A से ही रिएक्ट करता है, ओके। यस दीपक, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो देखो अगर रिएजेंट जस्ट फर्स्ट किससे रिएक्ट कर रहा है, A से, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि यार वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विद विच इट इज रिएक्टिंग। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो अपने पास रिएजेंट है वो जस्ट किससे रिएक्ट कर रहा है, A से रिएक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन है A गिव्स B प्लस C, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके मोल्स हो गए A एंड ये 0 0, एंड t टाइम पर मोल्स क्या हो गए A माइनस एक्स, इसके मोल्स x हो गए, इसके मोल्स, ठीक है। तो नाउ V1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, V1 शुड बी इक्वल टू एक कांस्टेंट, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया कुछ, इनटू A के मोल्स, हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस विद विच रिएजेंट इज रिएक्टिंग। तो रिएजेंट यहाँ पर किससे रिएक्ट कर रहा है, A से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो V1 वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इनटू A, ठीक है। सिमिलरली V2 वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या, अभी देखो टी टाइम पर हमारे पास वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो मोल्स भी टी टाइम वाले लेंगे, और किसके मोल्स लेंगे, जिससे रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। रिएजेंट किससे रिएक्ट कर रहा है, A से, तो A के मोल्स क्या है भाई टी टाइम पर, इट इज A माइनस एक्स,
ठीक है। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि V1/V2 क्या हो गया, V1/V2 यहाँ से क्या हो गया, V1/V2 जो है वो क्या हो गया, A/A - x हो गया। ठीक है, तो अगर V1/V2 A/A - x हो गया तो हम एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे, के वाले एक्सप्रेशन में, के वाले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली क्या होता था 2.303। ठीक है, तो के वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया 2.303/t log V1/V2। क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर क्या आता है, A/A - x आता है ना, तो अभी A/A - x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? ओके, सो हमें वही सेम चीज करनी थी कि रिएजेंट जो है ए से ही रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या निकालना था यहाँ पर, के निकालना। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखनी है कि जिससे रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट। ठीक है, ये मेन चीज है। हो गया सबका? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए गिव्स बी प्लस सी, टाइम के साथ हमें वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है, जीरो टाइम पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है V1 एंड टी टाइम पर वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है V2 एंड क्वेश्चन में दिया है कि रिएजेंट रिएक्ट्स विद ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों से रिएक्ट कर रहा है, हमें निकालना है के। तो रिएजेंट जो है ए बी सी तीनों से रिएक्ट कर रहा है। नाउ ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियल हमारे पास ए मोल्स हैं और टी टाइम पर एक्स मोल रिएक्ट कर गए। ठीक है, सो
हमने क्या बोला कि तीनों से रिएक्ट कर रहा है, तो V1 शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट इनटू जिससे रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। तो रिएजेंट तीनों से रिएक्ट कर रहा है ना, तो तीनों के मोल्स ले लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली तीनों के मोल्स मिला के कितने हैं, इनिशियली तीनों के मोल्स मिला के कितने हैं, ए, ठीक है। इनिशियली तीनों के मोल्स मिला के ए हैं। फिर टी टाइम पर वॉल्यूम कितना है, V2 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ तीनों के मोल्स मिला के कितने हैं, ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मैं बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए प्लस एक्स। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटू ए माइनस एक्स चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 2 से 2 को माइनस करते, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमारे पास देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 3। अब ऑब्वियसली दोनों को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, दोनों को यूज करके देखो क्या मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 1 कर देते तो क्या आएगा, नॉट 3 डिवाइड बाय 1/3, 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू V1 अपॉन 2V1 माइनस V2, ठीक है। तो हमारे पास के क्या आ गया, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ V1 अपॉन 2V1 माइनस V2, ओके। सो हमें बेसिकली लॉग के अंदर ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह वॉल्यूम लेके आना है, और वॉल्यूम कैसे लेके आ सकते हो वो बस तुम्हें देखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस जिसके साथ रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में रिएजेंट जो है वो एबीसी तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई हमें जो मोल्स लेने हैं वो तीनों के, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पर तीनों के मोल्स मिला के ए, और टी टाइम पर तीनों के मोल्स मिला के क्या है, ए प्लस एक्स, ठीक है। हमें चाहिए ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो हमने कॉन्स्टेंट इंटू ए माइनस एक्स लाने के लिए क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को माइनस कर दिया, जिससे ए माइनस एक्स वाला टर्म आ गया। ए वाला टर्म ऑलरेडी है, डिवाइड कर दे फर्स्ट को थर्ड इक्वेशन से, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स आता है। हो गया सबका।
चलें आगे। तो चलो क्वेश्चन है, A gives B plus C एंड टाइम के साथ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया है, सॉरी टाइम के साथ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट हमें दिया है। टी टाइम पर दिया है V2 और इंफिनिटी पर दिया है V। एंड रिएजेंट जो है रिएक्ट विद B एंड, ठीक है, रिएजेंट B और C से रिएक्ट कर रहा है, K निकालना है। तो चलो सॉल्व करो। यस आंसर करेक्ट है। प्रशांत करेक्ट है। सिद्धार्थ करेक्ट है। श्रुति करेक्ट है।
सुदीप करेक्ट है। तो देखो मैक्सिमम लोगों का करेक्ट आ गया आंसर। तो हमारे पास रिएक्शन वही है, A gives B plus C टाइम t इक्वल टू 0 पर इसके मोल्स हो गए A, दोनों के मोल्स 0 0। t टाइम पर x मोल रिएक्ट कर गया तो ये आ गया XX, एंड इन्फिनिटी पर ऑब्वियसली कंप्लीट रिएक्शन हम बोल देते हैं हो जाती है, तो पूरा पूरा A मोल्स रिएक्ट कर जाएगा तो B और C का A मोल्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमें यहाँ पर क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट दिया t टाइम पर और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि रिएजेंट जो है जस्ट बी एंड सी से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम जब वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मोल्स करेंगे तो मोल्स में बी एंड सी के ही मोल्स आते हैं। ठीक है, तो V2 वॉल्यूम जो कि क्या है, टी टाइम पर वॉल्यूम है, इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू बी एंड सी के मोल्स, तो बी और सी के मोल्स मिला के कितने हो गए, 2 है, दिस इक्वेशन 1। एंड V3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट इनटू मोल्स ऑफ B प्लस सी एट इंफिनिटी, तो B प्लस सी के मोल्स इन्फिनिटी पे कितने हैं भाई, 2 है, सो दिस इक्वेशन 2। हमें चाहिए A अपॉन A माइनस एक्स, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, हम 2 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो V3 माइनस V2 क्या आएगा, इट इज कांस्टेंट इनटू A माइनस एक्स का 2 टाइम्स, है ना, या 2A माइनस 2x लिख सकते हैं, सो दिस इक्वेशन 3। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर 3 डिवाइड बाय, नॉट 3 डिवाइड बाय, 2 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, सो 2/3 करने पर क्या आ जाएगा, A अपॉन A माइनस एक्स आ जाएगा ना, ओके, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A अपॉन A माइनस एक्स क्या आ जाएगा, इट इज B3 अपॉन V3 माइनस V2, यही आएगा। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ V3 अपॉन V3 माइनस V। ओके, तो हमारे पास K का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। हो गया सभी का ना, तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हम पहले लेंगे पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, सो बेसिकली पैरेलल एंड सीरीज रिएक्शन वगैरह की बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर लेंगे पैरेलल रिएक्शन। तो देखो हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, वो रिएक्ट होके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है पैरेलल। ठीक है, मतलब दो रिएक्शन हो रही है, तो ए जो है एक रिएक्शन के थ्रू बी बना रहा है और दूसरी रिएक्शन के थ्रू ए जो है वो सी बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का बैलेंसिंग कुछ इस टाइप से है कि ए गिव्स एम बी, और सेकंड रिएक्शन का बैलेंसिंग मान लो कुछ इस टाइप से है कि ए गिव्स एम।
और फर्स्ट रिएक्शन जो है इसका रेट कांस्टेंट है K1 एंड सेकंड रिएक्शन जो है इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से दो रिएक्शन हो रही है पैरेलली। ए जो है बी भी दे रहा है और ए सी भी दे रहा है, एंड एम और एन स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट और प्रोडक्ट है, एंड K1 K2 क्या है उनके रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर ओवरऑल रेट वगैरह की बात करते हैं, तो देखो अगर हम बोलते हैं कि यार हमारे पास जस्ट फर्स्ट रिएक्शन हो रही है, तो रेट ड्यू टू फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा, इट इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/m dB over dt is equal to K1 into A because first order reaction। ठीक है, इसके अलावा जस्ट अगर सेकंड रिएक्शन की हम बात करेंगे तो सेकंड रिएक्शन की रेट क्या है, तो ऊपर फर्स्ट रिएक्शन की रेट लिखी, नाउ नीचे सेकंड रिएक्शन की रेट लिख लेते हैं। तो इट इज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/n डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू। ठीक है, सो देखो ये ऊपर वाली फर्स्ट रिएक्शन की रेट हो गई, नीचे वाली सेकंड रिएक्शन की रेट हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए जो है वो तो फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन दोनों की वजह से डिसोसिएट हो रहा है ना, तो ए का फर्स्ट रिएक्शन की वजह से रेट ये है, सेकंड रिएक्शन की वजह से रेट ये है, ए जो है उसका ओवरऑल रेट क्या हो गया यार, तो यहाँ से ए का ओवरऑल रेट क्या आ जाएगा, तो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन का रेट प्लस सेकंड रिएक्शन का रेट। तो ये हमारे पास हो गया ए का ओवरऑल रेट। ठीक है, चलो इसको तुम ऐसे सोच लो कि मान लो यार मेरे पास 10 रुपये है। ठीक है, तो मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं 10 रुपये यार दो स्टूडेंट को दे रहा हूँ। मान लो मैं सिद्धार्थ को दे रहा हूँ, एंड मान लो और किसी एक को दे रहा हूँ, मान लो मैंने दे दिया प्रशांत को दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास 10 रुपये हैं और मैं सिद्धार्थ और प्रशांत को दे रहा हूँ। तो सिद्धार्थ को मैं 2 रुपीज पर सेकंड की रेट से पैसे दे रहा हूँ और प्रशांत को 3 रुपीज पर सेकंड की रेट से पैसे दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो पैसा जा रहा है, मेरे पास से जो पैसा जा रहा है वो क्या किस रेट से जा रहा है, 5 रुपीज पर सेकंड की रेट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिद्धार्थ को मैं 2 रुपीज पर सेकंड की रेट से पैसा दे रहा हूँ और पैरेलली मैं प्रशांत को 3 रुपीज पर सेकंड की रेट से पैसा दे रहा हूँ। तो मेरे पास से जो पैसा जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है, 5 रुपीज पर सेकंड की रेट। समझ आई नहीं आया, तो वैसा ही पैरेलल रिएक्शन यहाँ पर है, ए जो है बी भी बना रहा है और ए जो है वो सी भी बना रहा है। तो ए का बी बनाने का रेट है K1 इंटू बी और ए का सी बनाने का जो रेट है इट इज K2 इंटू ए। ठीक है, तो ए का बी बनाने का रेट है K1 इंटू ए और सी बनाने का रेट है K2 इंटू ए। तो ए का ओवरऑल रेट क्या हो गया, K1 ए प्लस K2। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू ए, एंड ये देखो एक्सप्रेशन कैसा आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर का जैसे हम लिखवाते थे वैसे ही, इसकी जगह जस्ट क्या होता था, K होता था। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, इट शुड बी ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी होता था, तो यहाँ पर के टी की जगह हम क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा एट एनी टाइम, हम ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो के की जगह क्या आ गया, K1 प्लस K2 आ गया। इसके अलावा ऑब्वियसली हाफ लाइफ पीरियड भी आ सकता है। टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ होता था अपने पास 0.693 अपॉन के, लेकिन यहाँ पर अभी के की जगह क्या है, यहाँ पर है K1 प्लस K2। ठीक है, तो ए जो है उसका टी हाफ क्या हो जाएगा, इट शुड बी K1 प्लस K2। क्लियर है, तो ये ए का हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला है, नाउ बी एंड सी का भी निकालेंगे, पहले लिख लो।
ना इसके अलावा अगर हम बी और सी का रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो। तो बी का रेट क्या होगा, तो हमारे पास है 1/m dB ओवर dt इज इक्वल टू क्या है, K1 इंटू ए है ना। ऑब्वियसली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dB ओवर dt इज इक्वल टू m इंटू K1 इंटू ए। तो ये बी का रेट हो गया। सिमिलरली सी का जो रेट है वो क्या है, सो 1/n dC ओवर dt इज इक्वल टू K2 इंटू ए। तो dC ओवर dt यहाँ से क्या आ जाएगा, dC ओवर dt आ जाएगा यहाँ से n इंटू K2 इंटू ए। ठीक है, तो नाउ बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी का कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, यहाँ से आता है m इंटू K1 अपॉन n इंटू K। ठीक है, ये याद है। बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी का कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो इट विल बी m इंटू K1 डिवाइड बाय n इंटू K2 ऑब्वियसली इफ t इज नॉट इक्वल टू 0। इनिशियल पॉइंट पर तो हमारे पास रिएक्शन हुआ ही नहीं। ओके, इनिशियल पॉइंट पर तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इनिशियल पॉइंट पर मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, t इक्वल टू 0 पर बी एंड सी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करते, इनिशियल पॉइंट की बात नहीं करें। उसके बाद कभी भी अगर तुम देखोगे तो बी एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है इट विल बी m इंटू K1 डिवाइड बाय n इंटू K2। ठीक है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सॉरी बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, m इंटू रेट कांस्टेंट। सी का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, n इंटू रेट कांस्टेंट। ओके, so m into K1 divided by n into K2 that will be product concentration का ratio। ओके, तो नाउ तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 72। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 72 करो।
आ गया आंसर? हाँ चल, आंसर आया। ओके, और किसी का आंसर? नो सिद्धार्थ, कुछ मिस्टेक किया हुआ। तो देखो, हमें यहाँ पर बी एंड सी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो अगर हमें बताने का परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, तो बी का परसेंटेज मतलब रिएक्टेंट में बी का परसेंटेज, ठीक है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई बी एंड सी दोनों का मिला के कॉन्सेंट्रेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ बी। तो बी बाय सी क्या आ जाएगा यार? बी बाय सी का रेशियो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? इट विल बी K1 by K2, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी एंड सी का क्या सेम है। तो K1 by K2 हो जाएगा, जस्ट रेट कांस्टेंट का रेशियो। तो क्या है ये? तो बी बाय सी का रेशियो इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/3। अप्रोक्सीमेटली क्या है? 1/3, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1/3 है। यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं यार, सी जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ बी। ओके, तो दैट्स इट। सी को अगर हम 3 टाइम्स ऑफ बी लिख देंगे तो इट इज बी अपॉन बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी इंटू 100। तो क्या आ गया ये? दैट इज नथिंग बट 1/4 इंटू 100, ये 25%। तो बी का कॉन्सेंट जो बी का परसेंटेज इट इज 25%, तो सी का क्या आ जाएगा? 75%। ठीक है। या फिर एक और तरीका था, बी बाय सी है ना, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बी अपॉन बी प्लस सी। मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा ना तुमने कि बी बाय सी इज इक्वल टू K1 बाय K2 है, तो बी अपॉन बी प्लस सी क्या हो जाएगा? K1 अपॉन K1 प्लस K2। ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ा होगा ना ये रूल। ठीक है, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट। ओके, so this is question number 72. Yes, Siddharth.
हो गया सबका? आगे चले। तो ये हमारे पास था पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, नाउ हम लेंगे सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम लेंगे सीरीज रिएक्शन। मतलब ऐसा है कि यार ए जो है रिएक्ट होके बी बना रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1, और फिर बी आगे रिएक्ट होके सी बना रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो रिएक्ट होके बी दे रहा है, तो एक का तो जस्ट क्या रिएक्शन ही हो रहा है ना। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, तो ए जस्ट रिएक्ट होता जा रहा है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या डिक्रीज होता जाएगा। इसको आगे हम उसकी इक्वेशन से भी बता पाएंगे। तो ये ए का ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जस्ट क्या डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन बी देखो क्या है, बी जो है ड्यू टू फर्स्ट रिएक्शन क्या है बन रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू फर्स्ट रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन उस सेकंड रिएक्शन की वजह से क्या रिएक्ट भी होता जा रहा है, तो सेकंड रिएक्शन क्या करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, बी का कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है कि उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज बी का ग्राफ। ऑब्वियसली ये नीचे वाला जो है ए का ग्राफ था, ये वाला ए का ग्राफ। एंड सी देखो जस्ट फॉर्म हो रहा है, सी जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म होता जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो जस्ट इस टाइप से रहेगा। ठीक है, सी हमारे पास इस टाइप से इंक्रीज ही होता रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट क्या होता जा रहा है, फॉर्म होता जा रहा है। ठीक है, सो ए बी सी तीनों के ग्राफ जो है इस टाइप से आ जाएंगे। अच्छा, तो बी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी निकाली जा सकती है, बी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी हम निकाल पाएंगे। तो ये ग्राफ हमने बनाया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो जहाँ पर बी की मैक्सिमम वैल्यू है, वो वाले टाइम को हम बोल देंगे टी मैक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे बाद में। एंड जहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसको हम बोल देंगे बी मैक्स, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है मैक्सिमम वाली बी की उसको हम बोल देंगे बी मैक्स। ओके, तो ये हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे टी मैक्स एंड बी मैक्स। ना सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि क्या होंगे। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन का रेट हो गया माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू। ये फर्स्ट रिएक्शन का रेट हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड रिएक्शन का रेट, तो सेकंड रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेकंड रिएक्शन की वजह से बी रिएक्ट हो रहा है, तो इट इज माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू सी फॉर्म हो रहा है तो प्लस डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू बी। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है बी, के टू इंटू बी। तो देखो ए जो है उसका रेट तो हमारे पास क्या हो गया, ए जो है वो हो गया माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए। ये हमारे पास क्या आया, ए का रेट आ गया। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट विल बी ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के वन इंटू टी। ऑब्वियसली ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल वे में डिक्रीज होगा, जो कि इधर देखो हो रहा है। ठीक है, ग्राफ में हमने ऑलरेडी बताया। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ बी एंड सी जो है उसका अलग से हम इक्वेशन बताते हैं, पहले ये लिख लो।
हो गया सबका? ठीक है। नाउ हमारे पास बी का रेट क्या हो जाएगा? तो देखो बी का रिएक्ट होने का रेट क्या है, बी का जो सॉरी फॉर्म होने का रेट क्या है, तो बी के फॉर्म होने का रेट है K1 इंटू ए। ठीक है, एंड बी के रिएक्ट होने का रेट क्या है, इट इज K2 इंटू बी। ठीक है, तो बी का ओवरऑल फॉर्म होने का रेट क्या हो जाएगा भाई? तो dB ओवर dt इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्म होने का रेट हम लिख रहे हैं, तो इट इज फॉर्म होने का रेट माइनस रिएक्ट होने का रेट। तो ये हमारे पास ओवरऑल बी का फॉर्म होने का रेट आ गया। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली अब यहाँ पर दो अननोन है, एक तो ए है और एक बी है। हम बोल सकते हैं दो वेरिएबल है, ए एंड बी, एंड टी बी वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू हमें पता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू K1, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, इट इज ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस K2 इंटू बी। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी जो है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है उसे निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इट इज K1 इंटू ए नॉट। जनरली ये पूछेंगे नहीं वैसे ये वाला पार्ट। ठीक है, मेनली इसमें अगर कोई पूछेगा तो बी मैक्स पी मैक्स वगैरह पूछेगा, कि हम जो एक्सप्रेशन अभी लिखने वाला है इस पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो concentration of B जो है इट इज K1 into A naught upon K2 minus K1 into e raised to power minus K1 into T minus e raised to power minus K2 into T। ठीक है, तो ये हमारे पास B का कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, इसके अलावा C का रेट क्या हो जाएगा यार? तो C का रेट क्या होगा, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं C का रेट हो गया K2 into B है ना, DC ओवर dt, DC ओवर dt इज इक्वल टू K2 into B। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये इधर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एंड देन टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हो सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है यार कि हमारे पास अगर हमें सी का कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, देखो तो ये देखो तीनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना, तो जितना ए का रिएक्ट करेगा उतना ही बी का बन जाएगा। ठीक है, और फिर आगे इस रिएक्शन में जितना बी का रिएक्ट करेगा उतना ही सी बन जाएगा। ठीक है, तो जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही बन रहा है, दैट्स वाई तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के हमेशा ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन प्लस बी का कॉन्सेंट्रेशन प्लस सी का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब हमने देखो ए और बी का एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी निकाल लिया है, अगर तुम्हें सी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऑलरेडी तो वो क्या आ जाएगा, मतलब सी का कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें निकालना है तो इट विल बी ए नॉट माइनस ए का कॉन्सेंट्रेशन एंड माइनस बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें सी का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा एट एनी पॉइंट। ओके, तो ए और बी दोनों का एक्सप्रेशन पता है, सी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, ये हमारे पास जो बी का एक्सप्रेशन आया है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो, तो उससे भी सी का एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी तीनों का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। लिखो फिर आगे चलते हैं।
यस दीपक, एट एनी पॉइंट या एट एनी टाइम तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के एक के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। इसको ऐसे सोच लो, ठीक है, मैं एक बार बता भी देता हूँ। मान लो हमारे पास ए के इनिशियली 10 मोल थे, ठीक है। अब 10 में से मान लो 6 मोल रिएक्ट कर गए, अब इसके 6 बने, ठीक है, ऑब्वियसली इसके 4 बचे। नाउ ये 6 मोल में से मान लो इसके 3 मोल रिएक्ट कर गए, तो इसके तो 3 बचे और इसके कितने बन गए 3। तो देखो तीनों का ऐड करो, 10 ही आ रहा है ना। ओके, सो एट एनी पॉइंट तीनों के जो मोल्स हैं मिला के वो किसके इक्वल होंगे, ए के इनिशियल मोल्स के इक्वल, या तीनों की कॉन्सेंट्रेशन मिला के किसके इक्वल होगी, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो जितना रिएक्ट कर रहा है उतना बन रहा है, यस सिद्धार्थ। तो जितना रिएक्ट कर रहा है उतना क्या है, बन रहा है, दैट्स व्हाई टोटल सेम बना हुआ है। ठीक है, नाउ हमने बात की थी तुमसे टी मैक्स और बी मैक्स निकालने की। जो टी मैक्स भाई क्या है, टी मैक्स ऐसा टाइम है जहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली अगर स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन अलग होता तो वो डिफरेंट आता इक्वेशन। स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है, दैट्स वाई तीनों के मोल्स मिला के किसके इक्वल है, ए नॉट के इक्वल, ठीक है। अगर तीनों का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम नहीं होता देन ये चीज नहीं। हाँ, तो अब हम यहाँ पर बी मैक्स एंड टी मैक्स जो है वो निकालेंगे। तो मैक्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करके जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें टी मैक्स मिल जाएगा। तो एट टी मैक्स डीबी ओवर डी टी क्या होगा, जीरो होगा। तो डीबी ओवर डी टी कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई ये, तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है। अंदर वाला जो है वो अपने पास मेनली डिफ्रेंशिएट होगा, तो इट इज माइनस k1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k1t, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया k2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2t इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम साफ साफ बता सकते हैं कि यार ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली जीरो होगा नहीं, अंदर वाला पार्ट ही जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, तो k1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k1t इज इक्वल टू k2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2t, ठीक है। तो यहाँ से ई रेज टू पावर k2 माइनस k1 इंटू टी इज इक्वल टू आ गया k2 बाई k1। ये दोनों साइड अगर हम यहाँ पर ln ले लेते हैं तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन k2 माइनस k1 ln k2 बाय k1, ठीक है। तो ये हमारे पास t आ गया, या हम बोल सकते हैं t मैक्स आ गया। ओके, सो अगर हम इसको अंदर वाले पार्ट को k1 बाय k2 करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर k1 माइनस k2 आ जाएगा, ठीक है। तो t मैक्स क्या हो गया, तो t मैक्स हमारे पास हो गया 1 अपॉन k1 माइनस k2 ln k1 बाय k2। सो दिस इज t मैक्स। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें b मैक्स मिलता है, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये हम बोल सकते हैं हमें बी मैक्स मिलता है। ओके, सो बी मैक्स इज इक्वल टू ए नॉट, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ए नॉट इंटू k1 बाय k2 रेज टू k2 अपॉन k2 माइनस k1, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आएगा, बी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ए नॉट इंटू k1 बाई k2 रेज टू k2 अपॉन k2 माइनस k1। हाँ, k2 अपॉन k2 माइनस k1 जो है पावर में, k1 अपॉन k2 जो है
इसकी पावर में क्या है, K2 अपॉन K2 माइनस K1। तो ये हमें बी का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन है फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 47। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47।
आया आंसर? तो हमें यहाँ पर टी मैक्स निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर? टी मैक्स। टी मैक्स की मैंने क्या वैल्यू बताई थी यार? मैंने क्या फॉर्मूला बताया टी मैक्स का? इट इज 1 अपॉन K1/K2 एंड ln के अंदर क्या है? K1 माइनस K2 है बाहर, है ना? तो ln के अंदर क्या है? K1/K2। तो K1 और K2 क्या है यार? व्हाट इज K1 एंड K2? तो देखो टी हाफ जो है ए का क्या दिया है? 4। ठीक है, तो ए का टी हाफ जो है वो 4 है। तो K1 जो है वो क्या हो गया? 0.693/4 हो गया ना? ये 0.693 इज नथिंग बट ln2। सिमिलरली K2 जो है वो क्या हो गया? 0.693/टी हाफ। सेकंड वाले का टी हाफ क्या है? बी का टी हाफ क्या है? बी का टी हाफ है 2। ओके, सो वी कैन राइट इट एज ln2/2। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी मैक्स क्या आएगा? K2 माइनस K1 नहीं है भाई, वो K1 माइनस K2 है। अगर K2 माइनस K1 लिखोगे तो ln के अंदर K2/K1 आएगा। देखो ध्यान से, जब यहाँ पर नीचे K2 माइनस K1 लिख रहे हैं तो ln के अंदर क्या है? K2/K1। और अगर हम K1 माइनस K2 लिखेंगे तो ln के अंदर K1/K2 हो गया। ध्यान से देखो। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो इट इज 1 अपॉन ln2/4 माइनस ln2/2 एंड ln के अंदर क्या आ जाएगा? K1/K2 मीन्स ln2/4 डिवाइड बाय ln2/2। तो क्या है ये? दिस इज नथिंग बट -2/ln2। इसके अलावा ln के अंदर क्या हुआ? ln के अंदर आया 2/4, है ना? ln के अंदर क्या है? 2/4 है ना? ओके, दैट इज नथिंग बट माइनस ln2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो टी मैक्स की वैल्यू 2 आ रही है क्या? सॉरी, नॉट 2, इट इज 4। ठीक है, सो ln2/4 हो गया, वो -ln2/4 हो गया ये वाला पार्ट। तो -ln2/4, तो 4 ऊपर चला गया और ये क्या आया? दिस इज नथिंग बट ln हाफ। ln हाफ इज -ln2। तो हमारे पास टी मैक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 4 आ गई।
हो गया सभी का? नाउ थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ऑब्वियसली क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। तो थर्ड हम लेंगे अपोजिंग रिएक्शन, ये उसे हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें ए जो है वो बी दे रहा है और बी वापस क्या दे रहा है, ए दे रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन का ले लेते हैं K2। तो हमें पता है वहां पर क्या होता था, हमने ये ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में भी बताया है। तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे या रेट की अगर हम मान लो बात करते हैं, तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता था, याद है? जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऐसे होता था और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कुछ इस टाइप से होता था, याद है? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कम होता जाता था, बैकवर्ड रिएक्शन रेट बढ़ता जाता था, और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद क्या हो जाता था, सेम हो जाता था। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम वाला टाइप। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है अगर जस्ट, तो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए, एंड ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट क्या होगा, ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन होगा ये माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन में बी रिएक्ट हो रहा है और ए फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी K2 इंटू डी। ठीक है, तो ओवरऑल रेट अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे रिएक्शन का, ठीक है, तो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, दैट इज ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, so that will be K1 into A minus K2 into B। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल रेट आएगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन का क्या आ गया, ओवरऑल रेट आ गया। नाउ हमें पता है कि यार एट एनी पॉइंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है और बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिला के क्या होगा भाई, तो ए प्लस बी जो है वो मिला के क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी मिला के क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि ये बी जो है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए नॉट माइनस ए, एंड देन ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो बी और ए का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, चलो किसी का भी एक का निकाल लेते हैं। तो हम बी का निकाल लेते हैं, वैसे इसमें कोई पूछेगा नहीं कि क्या आएगा, है ना। तो बी का एक्सप्रेशन जो है हमारे पास रहेगा K1 इंटू ए, जनरली इससे कोई पूछता नहीं है बट फिर भी, तो K1 इंटू ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट प्लस बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट प्लस बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो गया है, इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, और ऑब्वियसली हमें पता है ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के क्या है, ए नॉट है, तो तुम ए का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अपोजिंग और रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, जिसमें क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। तो ये तीन टाइप की हमने रिएक्शन यहाँ पर देखी है, पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, एंड तीसरा है अपोजिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं। तो होमवर्क है आज का, ऑलरेडी हमने वैसे कुछ काफी दे दिया था लास्ट टाइम, फिर भी तो होमवर्क जो है वो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 61 टू
76, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम दे दिए हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्ड ऑफ सब्जेक्टिव का 36 to, इसमें भी काफी क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं। 36 to 50, ठीक है। सो ये आज का होमवर्क। यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली ए और बी दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना भाई, तो जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म होगा। ओके, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के क्या रहेगा, एक का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल रहेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा देन डिफरेंट आएगी, सेम होगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। परसों जो डाउट डिस्कस करेंगे वो होमवर्क वाले ही रहेंगे। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।